बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGISPR ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें दो अहम सवालात किए गए। एक सवाल था वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के एक हालिया दावे के बारे में, और एक सवाल था मौलाना फजलुर रहमान के एक ऐलान या बयान के बारे में। और ये दोनों जो सवालात थे, इसके जवाब में जो DGISPR के जवाबात हैं वो बड़े अहम हैं। तो सबसे पहले इमरान खान साहब का वो बयान सुन लें जिसके हवाले से आज DGISPR को सवाल किया गया। ये पाकिस्तानी फ़ौज को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दें, और फिर ये साथ कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज नहीं गिराती तो फ़ौज को कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को गिरा दें। वो जो नवाज शरीफ बेसिकली यही कह रहा है ना कि फ़ौज को कह रहा है कि बाजवा को और ISI चीफ को गिरा दो। तो सवाल बनता है, बड़ा अहम सवाल है कि क्या वाकई अपोजिशन की किसी जमात की तरफ से, किसी लीडर की तरफ से फ़ौज से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए, और अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती तो फिर जनरल बाजवा को हटा दिया जाए? ये क्या किसी ने कहा है? ये सवाल बड़ा अहम है, और ये सवाल आज DGISPR को किया गया। और जो पिछले दिनों मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि हम सोच रहे हैं कि हमने लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ करना है या रावलपिंडी की तरफ करना है, इस बारे में भी आज उनसे सवाल किया गया। तो DGISPR के क्या जवाबात थे, ज़रा सुन लें। वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार इंटरव्यूज़ में ये बात कह रहे हैं कि अपोजिशन की जानब से फ़ौज को कहा जा रहा है कि वो मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्ट दे। क्या अपोजिशन की जानब से किसी भी रहनुमा की तरफ से, आर्मी चीफ से ऐसी कोई डिमांड की गई? देखिए, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। जिस तरह से भी जो भी बात हो रही है, अगर आपने रेफ़र किया कि कोई बैकडोर कॉन्टैक्ट कोई फ़ौज का कोई है, एब्सोल्युटली नॉट, देयर इज़ नो सच थिंग। मैंने जिस तरह कहा कि वी वांट टू स्टे आउट ऑफ इट एंड वी आर आउट ऑफ इट, सो दैट शुड बी गुड इनफ। मौलाना फजलुर रहमान, उनका ऐलान सामने आया है, जो उन्होंने धमकी दी है कि वो पिंडी आएंगे, GHQ का इशारा, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं इस हवाले से मतलब मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती पिंडी आने की, और अगर इफ़ एट ऑल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। तो ये दो सवाल थे, और दोनों सवालों के जो जवाबात थे DGISPR ने दिए। क्या इसमें कोई अपोजिशन के लिए पैगाम है? अब इस पर बात करते हैं हम मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद हक़ान अब्बासी साहब से, जो कि इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, और हम वीडियो लिंक के ज़रिए उनसे बात करें। शाहिद हक़ान भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो चाहती है कि फ़ौज उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दे। आज DGISPR ने तो ये कहा है कि हमारा किसी बैकडोर चैनल से कोई राब्ता नहीं है अपोजिशन के साथ, लेकिन क्या किसी जलसे में किसी और तरीके से कोई अपोजिशन ने ऐसी कोशिश की है कि फ़ौज के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए? देखिए, ऐसी ना कोई बात कभी हुई है ना हो सकती है। हमने हमेशा कहा है कि मुल्क में जो कुछ भी होगा वो आइन के मुताबिक होगा और जमहूरी अक़दार के मुताबिक होगा। अब मुल्क का वज़ीर आज़म जब ये कहना शुरू कर दे और फिर उसका जवाब आज DGISPR ने खुद ही दे दिया है, तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब भी अगर ये इंटरव्यू देख लें तो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ऐसी मज़ाक़ खेज़ बातें जो हैं वो मुल्क के वज़ीर आज़म को नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो पिछले काफ़ी 2.5 साल से यही काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की अजीब अजीब बातें करते हैं, तो आज उनको जवाब मिल गया है। उम्मीद है कि इससे मुतमईन हो जाएंगे। लेकिन शाहिद साहब, जो आपकी पार्टी के कायद हैं नवाज शरीफ साहब, और इसके अलावा PDM के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी कुछ तकरीरों से तासुर तो मिलता है कि वो फ़ौज पर इतनी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि वो फ़ौज पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें। नहीं, उन्होंने फ़ौज पर कभी तनकीद नहीं की। आप जो तकारीर हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की या PDM के जलसे में जो तकारीर हुई हैं तमाम लीडरों की, मैं तो चाहता हूं कि वो कुछ अवाम के सामने है, कुछ नहीं है, वो दिखा दी जाए। क्योंकि आज तक वहां पर हमेशा पाक फौज की तारीफ ही की गई है। सिर्फ ये बात हमेशा हर जलसे में की गई है कि जो 2018 का इलेक्शन था उसकी जिम्मेदारी आखिर कहां पर जाती है। उस इलेक्शन में जो धांधली की उसका कोई तो जिम्मेवार है, और उस धांधली के नतीजे में जो आज मुल्क के हालात है उसके जिम्मेदार कौन है, ये बात है। हम ये हकीकत अवाम भी जानना चाहते हैं। आज जो उनकी तकालीफ हैं जो 2018 के इलेक्शन की वजह से हैं, वो क्यों हुई, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, और उसके बारे में
क्या हल है आज पाकिस्तान के अवाम के लिए, ये हर आदमी ये जानना चाहता है। इन सवालात के जवाब आज लोग मांग रहे हैं। अच्छा, अब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा कि हम ये अभी फैसला करना है कि हमने लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ करना है या रावलपिंडी की तरफ करना है, तो क्या ये फौज पर दबाव डालने की कोशिश नहीं है? नहीं, यकीनन नहीं, कोई दबाव नहीं है। फौज ने खुद ही कह दिया कि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है आज की सियासत से। ये बड़ी खुशाइंद बात है, अल्लाह करे ऐसा ही हो कि फौज का कोई ताल्लुक मुल्क की सियासत से ना हो। हम भी यही चाहते हैं। तो इसको अमलन अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए कि मुल्क के अंदर फौज का कोई ताल्लुक सियासत से ना हो और आइन के मुताबिक फौज अपने काम तक रहे, तो फिर ही मुल्क तरक्की करेगा। हम पीडीएम तो यही बात कर रही है। तो इसका मतलब है कि जो DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पैगाम दिया है ऑपोजिशन ने बात की है, तो ये अब बातें पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस होती हैं। तो जो उन्होंने बात की है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्होंने पहले भी ये बात की है। तो बहरहाल ये फैसले जो है पीडीएम के सरबराही इजलास में ही होते हैं। अच्छा, जो DGISPR ने मैसेज दिया है ऑपोजिशन को कि हम सियासत से दूर रहना चाहते हैं और हमें से बाहर ही रखें, तो वो मैसेज पहुंच गया आप तक? जी, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, लेकिन आपने अभी दिखाई है। तो यकीनन अगर इस बात में हकीकत है कि फौज सियासत से दूर रहना चाहती है, क्योंकि माजी के जो तजर्बे हैं वो तो इस बात की निशानदेही नहीं करते कि फौज सियासत से दूर रही है। जरूरत इस बात की है कि अगर आज मुल्क की तरक्की हमें मकसूद है तो फिर फौज को सियासत से अमलन दूर रहना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन वो मामलात आज भी, मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ, आज भी राब्ते करने की कोशिश की जाती है हमारे मेंबरान से। अच्छा, इस्तीफे ना दें। मुझे कल रात को भी 3 MNAs का फोन आया कि हमें कहा गया है कि आप इस्तीफे क्यों दे रहे हैं, आप इस्तीफे मत दें। तो ये बातें मुल्क की ना सियासत के लिए बेहतर है, ना मुल्क में मामलात को हल करने के लिए बेहतर है। तो आज जिम्मेदारी जो है वो अस्करी क़यादत पर है कि वो इन मामलात को देखें, इन पर गौर करें और अमलन फौज को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को सियासत से दूर करें, ताकि मुल्क वाकई एक जमहूरी और पार्लिमानी जमहूरियत बनकर मुल्क को तरक्की दी जा सके। शायद साहब ये बताएं कि आप तो अमेरिका गए थे, तो इस वक्त आप लंदन में क्या कर रहे हैं? जी, मैं वापसी में वाया लंदन आया हूँ, क्योंकि वहाँ जो मेरे पास टिकट था वो टर्किश एयरलाइंस का था और तुर्की में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि वहाँ पॉसिबल नहीं था। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि कोविड का टेस्ट जो है वो उसका सैंपल 72 घंटे फ्लाइट से पहले दिया जाए। तो अमेरिका में 5 दिन बाद रिजल्ट आता है, वहाँ पर ये जो एयरलाइन की टेस्टिंग नहीं होती, तो वो मुमकिन नहीं था। तो मैं लंदन आया, अब यहाँ पर कोविड का टेस्ट दिया है। मैंने रात को फ्लाइट लेनी थी लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ सका, तो आज अभी आया है, तो मैं इंशाल्लाह रात की फ्लाइट से वापस आ जाऊँ। तो आप लंदन में आए, तो क्या लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं हुई आपकी? नहीं, यहाँ मुलाकात मुमकिन नहीं है क्योंकि मैं खुद क्वारंटीन में हूँ। अच्छा। और अगर मैं उनसे मिलता हूँ तो वो फिर उनको भी क्वारंटीन में जाना पड़ेगा और मेरी भी वायलेशन हो जाएगी, तो मुलाकात यहाँ मुमकिन नहीं है। तो ये जो कुछ लोगों का ख्याल है कि आप लंदन इसलिए गए हैं कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की जाए, तो ये उनका ख्याल गलत है? नहीं, मेरी ख्वाहिश थी कि जो उनकी वालदा मोहतरमा वफात पा गई हैं, तो वो एक पुरानी दोस्ती भी है, एक ताल्लुक भी है, तो दुआ के लिए, लेकिन वो बातें मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल बाकी मैंने बहुत कुछ सुना है कि कोई पैगाम दिया गया है। ये पैगाम रसानी के दिन खत्म हो गए, अब ना कोई पैगाम है और ना देने की गुंजाइश है। अच्छा, कोई पैगाम नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि ये एक सवाल है, बड़ा वैलिड है, लोग भी पूछ रहे हैं कि आपका नाम ECL पे था और वफाकी काबीना ने आपका नाम निकालने की मंजूरी दी, तो ये इतनी मेहरबानी की है इमरान खान साहब ने, इसको आप अप्रिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे? जी, इसी हुकूमत ने मेरा नाम ECL पर डाला था और जिस केस में मैं हूँ उसमें 15 लोग हैं और उसमें नाम ECL पर चंद अफराद का ही है। तो मैंने, मेरी हमशीरा और मेरे जो बहनोई हैं वो शदीद बीमार थे। 3 दिसंबर को मैंने अप्लाई किया था वन टाइम एग्जामिशन के लिए। जी। उसका जवाब 24 दिसंबर को मिला। तो मैं मशहूर हूँ कि हुकूमत का उन्होंने मुनासिब समझा। अच्छा, आपने अप्लाई तहरीरी तौर पे किया था? अप्लाई तहरीरी तौर पे किया? तहरीरी तौर पे जी अप्लाई करना पड़ता है। हाँ। एक हियरिंग होती है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में। अच्छा। अगर वो रिजेक्ट कर दें तो फिर आप अदालत के पास जा सकते हैं।
अच्छा, ये मैंने तो आपसे सवाल इसलिए किया है शायद साहब कि कुछ दिन अभी 1-2 दिन पहले एक टीवी चैनल पर एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक न्यूज़ एजेंसी जो है उसके वो सरबराह हैं, उन्होंने एक दावा किया, मैं चाहता हूँ ज़रा आप वो सुन लें और अगर आप मुनासिब समझे तो उसको इसका जवाब भी दे दें। देखिए जी, मोहसिन बेग साहब ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के सरबराह हैं, वो क्या कह रहे हैं। शाहिद खान साहब ने किससे एनआरओ लिया बाहर जाने की इजाज़त? खान साहब ने दी है। किस अदारे ने दिया? डायरेक्ट फ़ोन किया। शाहिद खान ने तो सिर्फ 1 हफ्ते की इजाज़त मांग, उन्होंने कहा नहीं खान साहब आप 15 दिन के लिए जाएं, ठक करके 2 हफ्ते के लिए। किसने इजाज़त दी? खान साहब ने दी है। खान साहब एनआरओ नहीं दे सकता, सबको पता है एनआरओ किन्होंने देना। अच्छा, शाहिद खान भाई साहब ये कह रहे हैं मोहसिन बेग साहब कि आपने किसी को फ़ोन किया है अदर देन द पॉलिटिकल गवर्नमेंट और उनसे आपने एनआरओ लिया है, तो ये बड़ा एक ज़िम्मेदार शख्स एक इम्पोर्टेंट टीवी चैनल पे ये बात करे, तो इसका कोई जवाब देंगे आप? मेरे ख्याल है मोहसिन बेग साहब को मैं जानता नहीं हूँ, इनको एनआरओ की स्पेलिंग भी नहीं आती। ये वन टाइम एग्जेम्पशन है जी। मैं इससे पहले भी 2000 से लेकर 2008 तक ईसीएल पे रहा हूँ जी, और वहां पर हम सिर्फ एक खत भेजते थे मिनिस्टर इंटीरियर को और शाम को वन टाइम एग्जेम्पशन मिल जाती थी। तो 20-30 दफा मुझे वन टाइम एग्जेम्पशन मिली है, वो उस जमाने में कारोबार के लिए मिलती थी। अच्छा जी। इस दफा तो मेरी एक जाती मसला था, बड़ा शदीद मसला था, उसके लिए मैंने अप्लाई किया था, उसमें भी 3 हफ्ते लगे हैं। तो मुझे किसी एनआरओ की जरूरत नहीं, अगर ना इजाजत देते मैं अदालत का दरवाजा जरूर खटखटाता, क्योंकि मेरी ये जरूरत थी, मेरी फैमिली की जरूरत थी। उन्होंने 3 हफ्ते लगाए, परमिशन आ गई है, ना मैं एनआरओ लेने वाला हूं ना एनआरओ को देने वाला है। तो ये बातें जरा मुनासिब नहीं होती, इस किस्म की बातें, घटिया बातें करना जो अशखास ये करते हैं, जो टीवी चैनल ये बात करते हैं, ये चीजें मुनासिब नहीं है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि जरा अपने इखलाक के दायरे में रहकर और इन मामलात पर बात किया करें। अच्छा, अब ये बताइए कि आज बटखेला में पीडीएम का जलसा भी है और इसके अलावा भी जलसे हो रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि पीडीएम का जो है ना सारा फोकस वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च पे आ गया है। वो ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, सेनेट का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो जो इस्तीफों वाली बात थी वो कहीं ठुस तो नहीं हो गई? नहीं, इस्तीफे का ऑप्शन पहले दिन भी था और आज भी है। इस्तीफा एक हतमी फैसला होता है, वो वक्त आने पर उसको पीडीएम उसको भी इस्तेमाल करेगी, लेकिन उस वक्त तक जो भी हमारे पास सियासी ऑप्शंस हैं, हमने मैदान में रहना है, हम बिल्कुल मौजूद हैं और हर सतह पर मुकाबला करेंगे खराबी का, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आज जो मुल्क के मामलात हैं इनको हल करने के लिए जो हमने रवैया अपनाया है, जो हमने रास्ता अपनाया है, यही रास्ता है जिससे मुल्क को इस सियासी बहरान से निजात मिलेगी और मुल्क की तरक्की शुरू होगी। तो हम अपने फैसले पर कायम हैं, उसमें वक्त के साथ सरबराही इजलास में फैसले होते हैं, स्टीयरिंग कमेटी में फैसले होते हैं और मामला आगे चलता है। शायद साहब, ये जो साल नया शुरू हुआ है 2021 2021, इसमें ये लड़ाई वड़ाई चलती रहेगी हुकूमत अपोजिशन की, या ये लड़ाई ख़त्म भी हो जाएगी? क्या लगता है आपको? नहीं, लड़ाई कोई नहीं है, हम तो मुल्क की बात कर रहे हैं। हमारा पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि अगर आपने पाकिस्तान को तरक्की देनी है, इस मुल्क को चलाना है, तो फिर इस मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चलेगा। आज वो निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं है, एक गैर नुमाइंदा हुकूमत मुल्क में मौजूद है, तो इन सब को जाना होगा, इलेक्शन करवाने होंगे और वहीं से पाकिस्तान की तरक्की का सफर शुरू होगा। तो ये सब कैसे जाएंगे? सवाल ये है ना, हर कोई यही पूछता है कि आप इनको कैसे भेजेंगे? जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। ये तो इलेक्शन के जरिए आए थे, फिर अवाम के दबाव से जाएंगे। अगर अवाम के दबाव से आए तो अवाम के दबाव से जाएंगे। अच्छा, अवाम के आप तो कहते हैं कि इलेक्शन में रिगिंग हुई थी, तो अवाम के दबाव से जाएंगे, इसका मतलब है कि आपका ख्याल है कि लॉन्ग मार्च के नतीजे में आप जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो फिर यहाँ पे एक धरना दिया जाएगा और उस प्रेशर से ये जाएंगे? मैंने कहा जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। शायद साहब, ये तो बड़ी वेग स्टेटमेंट है। जैसे आए थे वो तो इलेक्शन के जरिए आए थे, तो इलेक्शन के जरिए जाएंगे जी। ये तो इलेक्शन के जरिए आए थे ना, तो इलेक्शन के जरिए जाएंगे। इलेक्शन से आए तो इलेक्शन से जाएंगे। इलेक्शन अवाम ही फैसला करते हैं ना। तो आपको लग रहा है कि फैसले से अगर आए हैं, अवाम के वोट से आए हैं, तो अवाम के दबाव से जाएंगे। आपको लगता है कि 2021 में यानी कि 2021 में नया इलेक्शन हो सकता है? नए इलेक्शन के बगैर मुल्क आगे नहीं चलेगा। ये बात, मैं इस पे बड़ा कायल हूं इस बात का, मुझे इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। आज आपको पाकिस्तान के अवाम को जो मैंडेट चोरी हुआ था,
वो मैंडेट उनको वापस देना पड़ेगा। अच्छा, और अब तो फिलहाल तो आप सेनेट के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं ना, आपकी पार्टी जो है वो टिकटें भी तकसीम कर रही है और थोड़े दिनों में उनका ऐलान भी हो जाएगा। तो सेनेट का जो इलेक्शन है उसके बाद तो इमरान खान जो है उनकी अपर हाउस में भी मेजॉरिटी हो जाएगी, उसके बाद फिर आप इन पे कैसे प्रेशर डालेंगे? सर अपर हाउस, पार्लियामेंट तो चल ही नहीं रही, अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो, पार्लियामेंट तो मफलूज है, वहां तो कोई पाकिस्तान के अवाम की बात तो होती नहीं है। तो ये आज सारी की सारी पार्लियामान भी इमरान खान के हवाले करते हैं, हुकूमत नहीं चल सकती। बात तो हुकूमत के चलने की है, बात को अवाम के मसाइल के हल की है। आज सेनेट तो रुकावट नहीं है अवाम के मसाइल के हल में। ये जरा इन मामलात को सोच समझ कर तय करना पड़ेगा। बदकिस्मती से आज जो हुक्मरान हैं वो इन चीज़ों से बेखबर हैं। लेकिन शायद साहब एक बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जो अपोजिशन की तहरीक की उठान थी, आपने जलसे वलसे किए, फिर इस्तीफ़ों का बड़ा शोर पड़ा, लेकिन अब इस्तीफ़ों का मामला पीछे चला गया, अब आप सिर्फ लॉन्ग मार्च पे फोकस है आपका, और जो ख़तरा था हुकूमत के लिए वो ख़तरा ख़त्म हो गया। देखिए, खतरा हुकूमत को अवाम से है। अवाम आज तंग है, मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है, महंगाई अरूज पर है, बेरोजगारी आम है। ये मामूली मामलात नहीं है। आज आप मईशत की हालत देख लें, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। आज मुल्क में अखलाकी कदरें देख लें, आज हुक्मरानों का रवैया देख लें। जो आदमी शहीद हुए लोगों के साथ तज़हीक करे, आप उससे तवक्को रखेंगे कि वो मुल्क को तरक्की दे सकता है, वो मुल्क के मामलात हल कर सकता है? ये सब चीजें अब सानवी हैसियत रखती हैं। लेकिन वो तो बड़ी बात वाज़ेह है कि अगर हमने मुल्क को चलाना है, अवाम को एक दफा फिर चुनाव का, और सही चुनाव का, हकीकी चुनाव का मौका देना पड़ेगा। लेकिन शायद साहब इमरान खान साहब तो हर इंटरव्यू, हर तकरीर जो है उसमें NRO का 3-4 दफ़ा जिक्र करते हैं। अभी इन्होंने कल भी कुछ बातें की हैं, ज़रा एक क्लिप सुने उनका, वो क्या कह रहे हैं। ये जो मैं बार बार इनको कहता हूँ कि मैं NRO नहीं दूंगा, ये क्या इसका मतलब क्या है? मेरी तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाए, मैं इनको NRO दे दूँ। जनरल मुशर्रफ ने इन दोनों लोगों को NRO दिया, मैंने दोनों दफ़ा अपोज किया उसको। उसने जब इनको NRO दिया अपने आप को बचाने के लिए, उसको भी यही डर लग गया कि मेरी कुर्सी ना चली जाए। उसका जो डैमेज हुआ है पाकिस्तान को। अच्छा, शायद साहब आप वज़ीर आज़म रहे हैं, तो आपको भी पता है, सबको पता है कि जो NRO परवेज़ मुशर्रफ ने दिया था, एक रिटन NRO था, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 17 मेंबर बेंच ने ख़त्म कर दिया था। वो कलअदम हो गया था। जब वो NRO ख़त्म हो गया तो उसके बाद फिर वो कौन सा NRO है जिसकी इमरान खान साहब बात करते हैं? ये आप ही उनको समझा दें, उनको तो समझ नहीं है इस बात की। NRO जनरल मुशर्रफ ने कानून बनाया था और वो ख़त्म हो गया था। NRO की ना इजाज़त किसी को है, ना कोई दे सकता है। ये शायद इमरान खान साहब को पता नहीं है। उनके पास और कोई माल बेचने को है नहीं, तो सिर्फ NRO सारा दिन करते रहते हैं। ना इनको अवाम की तकलीफ की परवाह है, ना महंगाई की। आज तक मुझे आप बता दें, इमरान खान ने महंगाई की बात की है, बेरोजगारी की बात की है। जो आदमी शोहदा के वरसा को ब्लैकमेलर कहे, आप उसकी ज़हनी कैफियत का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। तो ये NRO करके ये अपने सिर्फ जो चंद हवारी हैं उनको खुश रखता है। NRO ना किसी ने मांगा है, ना ये दे सकता है। तो मैं इनसे कहूंगा कि अवाम की तकलीफ की जरा बात कर लें, महंगाई की बात कर लें, मईशत की बात कर लें। आज हमारा मुल्क बहुत मुश्किलात में है। जी। अच्छा, एक सवाल बड़ा अहम है आखिर में मैंने आपसे ये करना है कि आपने भी सुना होगा जो एक बरतानवी कंपनी थी ब्रॉडशीट, जिसको परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इंगेज किया था कुछ बैरून मुल्क अकाउंट्स और असासों की इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो वो जो ब्रॉडशीट है उसके जो सरबराह हैं मिस्टर मुसावी, उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं और वो ये कह रहे हैं जी कि उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को भी बताया था, फिर उन्होंने जो पिछली गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ साहब की उसको भी बताया था, और फिर अभी जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है उसको भी बताया कि एक अकाउंट है $1 अरब का, बड़ा मिस्टीरियस अकाउंट है। उन्होंने उसकी निशानदही की, उन्होंने शहजाद अकबर साहब को भी बताया उसके बारे में, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के दौर में भी बताया था। लेकिन इस $1 अरब के अकाउंट के बारे में कोई भी हुकूमत हो, ख्वाह वो किसी की भी हो, मुशर्रफ की हो, नून लीग की हो या PTI की हो, वो इस अकाउंट के बारे में कोई तहकीकात करने के लिए तैयार नहीं है। आप वज़ीर आज़म रहे हैं इस मुल्क के, कुछ आपको पता है ये $1 अरब का अकाउंट किसका है?
देखिए बात ये है, मैं इस शख्स को जानता नहीं हूँ, लेकिन इस किस्म के बहुत से लोग यहाँ पर फिरते हैं जो हर एक के बारे में कहते हैं बिलियन डॉलर इधर है, बिलियन डॉलर उधर है, क्योंकि उनका कारोबार यही है कि हम तफ्तीश करेंगे, ढूंढ के लाएंगे, आखिर कुछ होता नहीं है। अब आप ये देख लें कि इस शख्स को ठेका दिया नैब ने। मुशर्रफ के जमाने में चले बात समझ आती है कि नैब जो था वो जनरल मुशर्रफ खुद कंट्रोल करता था। उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, हमारी हुकूमत आई है, हमने तो कभी नैब से कोई बात नहीं की। नैब के साबका चेयरमैन मौजूद हैं, ये मौजूदा चेयरमैन भी हैं, इनसे पूछे कभी हमने इससे कोई बात की है? इनका ठेका नैब ने दिया। नैब जरा ये बता दे कि इस शख्स को टोटल रकम उन्होंने कितनी अदा की है, क्यों अदा की थी? जिस शख्स को आपने अरबों रुपया दिया कि वो नवाज शरीफ के पैसे ढूंढ सके, 20 साल में एक पैसा वो नवाज शरीफ से नहीं ढूंढ सका, तो आज कम से कम माजरत ही कर लें, माफी मांग लें कि हमने इस मुल्क के अरबों रुपए डुबो दिए एक शख्स को बदनाम करने के लिए, उससे पैसे वसूल करने के लिए। और यह साबित हो गया कि इस कंपनी की जो अरबों डॉलरों की बात करती है, एक पैसा वो नवाज शरीफ का आज तक ना रिकवर, तो बहुत दूर की बात है, उसकी निशानदेही भी नहीं कर सके। ठीक है, कि पैसा है नहीं, तो ये अब इसका जवाब कौन देगा कि जो अरबों रुपया इसको दिया गया है वो किसने दिया है? उसका भी कोई जिम्मेदार होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद खाकान भाई साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। और अब हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वफाकी वजीर मनसूबाबंदी जनाब असद उमर साहब के साथ। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदेद और बात करेंगे हम वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब से। असद उमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए असद उमर साहब कि अमेरिका में और बरतानिया में और कुछ और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ पे जो कोरोना वायरस की वबा है वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, और अब तो उसकी एक बहुत ख़तरनाक किस्म की जो एक कोरोना वायरस का एक ख़तरनाक वर्जन है वो मज़ीद तबाही फैला रहा है। तो आप ये नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान में हम सब लोग आम पाकिस्तानी बड़े इजी हो गए हैं, इसको बड़ा इजी लेना शुरू कर दिया हमने? जी ये बिल्कुल सही बात है हामिद, और इसीलिए आज मैंने ट्वीट्स भी की थी कि जिस तरीके से हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं, और ये वो ममालिक हैं जहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा तबाही होने के बाद फिर हालात बहुत मज़ीद उसके बेहतर हो गए थे, और लेकिन फिर दोबारा से वो वबा दोबारा फैली है और इंतहाई शिद्दत के साथ फैली है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हमने जिस तरीके से 2020 गुजारा और बेहतर हमारे हालात रहे निस्बतन, तो हम अभी भी एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत भी दुरुस्त फैसले करे, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम हमेशा से हम कहते रहे रोल जो है वो हमारा इनफरादी रोल है, वो एक अवाम का रोल है। अगर एहतियात करेंगे, बड़ी सादा सी चीज़ें हैं, तो अल्लाह ताला बेहतरी रखेगा। लेकिन ये ना कोई भी समझे, हमने अपने इलाके में भी देखा, भारत में आपने देखा कितनी शिद्दत आई थी, ईरान बहुत बुरे हालात से गुजरा है, और अब मगरबी दुनिया जो है दूसरी दफा एक इंतहाई मुश्किल, तो पहले से भी ज्यादा बुरे हालात से गुजर रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम कहीं ये ना समझें कि मामला खत्म हो गया और हम आगे की तरफ चलना शुरू हो जाए। अच्छा असद उमर साहब, बरतानिया, अमेरिका, ये वो ममालिक हैं जिनको के पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता समझा जाता है, लेकिन वहाँ पर इस पर काबू नहीं पाया जा सका। उन्होंने वैक्सीन को ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा दिया है। कुछ आप लोगों ने स्टडी किया है, कुछ आपने पता लगाया कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा तबाही इसकी वजह से क्यों फैली हुई है, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान और बाकी जो खिते के ममालिक हैं वहाँ पे इतनी तबाही नहीं है, लेकिन आ सकती है? देखिए इसके अंदर जो एक बहुत बड़ी हमें चीज़ देखने में नज़र आई है ना, वो ये है कि वो ममालिक जहाँ पर एक ऐसा निज़ाम बनाने में कामयाब हुए हैं जहाँ एक सेंटर से लेकर बिल्कुल ग्राउंड तक एक ही तरीके से काम किया जा सके, कम्युनिकेशन एक हो, ऑर्गेनाइजेशन एक हो, डिलीवरी एक हो, वहां पे कामयाबी हासिल हुई है। उसकी ज़ाहिर है सबसे एक्सट्रीम मिसाल जो है वो चाइना है। वहां पे तो बिल्कुल यूनिफाइड सिस्टम है, और आपने देखा कि जिस तरीके से चाइना ने इसका मुकाबला किया और बिल्कुल एक जगह पे लाकर उन्होंने रोक दिया उसको।
ये दोनों ममालिक जो है, ये बरतानिया भी और अमेरिका में भी, आप अमेरिका में इस वक्त अगर आप सीनन उठा के देखें तो इस वक्त बहस यही चल रही है। इवन वैक्सीन जो उन्होंने लगानी है उसमें भी ये हो रहा है कि जी वो वफाक ने ये करना था, उन्होंने तो जी आधे रास्ते में छोड़ दिया। वफाक कह रहा है जी हमारा काम सिर्फ इनके हवाले करना था, बाकी काम इनका है। तो जहां पर भी ये एक मजबूत निजाम नहीं कायम हो सका है, वहां पर तबाही ज्यादा आई है। जाहिर है उसमें कुछ और वैसे भी फर्क हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे इतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन एक ही इलाके के अंदर आपको बहुत ज्यादा फर्क भी नजर आएगा। जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि ईरान में तो बहुत ही ज्यादा तबाही आई, भारत में हमसे बहुत ज्यादा तबाही आई। इसी तरीके से वेस्ट के अंदर भी कुछ ममालिक हैं जहाँ इतनी ज्यादा नहीं हुई, नॉर्वे के अंदर इतना ज्यादा नहीं हुआ, डेनमार्क में इतना ज्यादा नहीं हुआ, और स्वीडन में बेतहाशा हो गया। तो कुछ तो है वो कुदरती अवामिल है, और कुछ जो है फिर उसके साथ किस तरीके से मुकाबला किया गया है, उन दोनों चीजों से फर्क पड़ा है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है, वो ये है कि हमारी जो पाकिस्तान की आबादी है वो तो 20 करोड़ से भी ज़्यादा है, लेकिन जो वैक्सीन की डोजेज़ का जो ऑर्डर दिया गया वो 11 लाख के करीब है। आपके ख्याल में ये बहुत कम नहीं है? अच्छा, उसकी वजह यह है भी 11 लाख का क्यों किया गया है। जो पहली हमारी सबसे हदफ था वो ये कि तमाम वो लोग जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर जिनको हम कहते हैं, उसके अंदर डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिक्स हैं और बाकी अमला है जो हमारे सेहत के निज़ाम के साथ जुड़ा हुआ है, उनको करना था। इस वक्त तेजी से तब्दीलियां हो रही हैं और मुख्तलिफ वैक्सीन अवेलेबल हो रही हैं, तो पहला ऑर्डर जो है वो 11 लाख के लिए कहा गया है। लेकिन आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला आपको जैसे जैसे हफ्ते गुजरते जाएंगे आपको ये तादाद भी बढ़ती हुई नजर आएगी, और सोर्सेज जो है यानी एक से ज्यादा सोर्स से भी वो इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगा। कोशिश अभी तक हमारी पूरी यही है। हमने जो ऐलान किया था वो तो ये कहा था कि पहले समाई में यानी मार्च तक ये होगा, बट कोशिश करेंगे उससे भी पहले जो है वो वैक्सीन आ जाए और लगना शुरू हो जाए लोगों को। असद उमर साहब, ये आप ये समझते हैं कि इस वबा के मुकाबले के लिए हमें जिस यकजहती और इत्तेहाद की ज़रूरत थी वो नज़र नहीं आ रहा, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, पहली जो वेव थी उसके अंदर तो काफी हद तक वो नजर आया, और वो मैं इसलिए कहता हूं कि सियासी इल्जाम तराशी वाला तो होती थी, लेकिन हुकूमतों की सतह पे सूबाई और वफाकी हुकूमत बड़ी एक काफी मजबूत तरीके से काम किया गया और ऐसे फैसले किए गए जो एक दूसरे की बात को लचक रखकर, मानकर और यकजा होकर फैसले किए, और एक ही क्योंकि पैगाम जा रहा था और मीडिया ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया उसी पैगाम को आगे ले जाने में, तो हमें काफी हद तक लोगों के अंदर उसका असर भी नजर आया। कल मैं एक मीडिया टॉक भी करूंगा, उसमें ये भी नजर आता है कि लोगों ने उन हिदायत पर एक हद तक, काफी हद तक, 100% नहीं लेकिन काफी हद तक अमल भी किया। ये जब दूसरी लहर जब से आई है ना, उसमें क्योंकि सियासी हालात हमारे ऐसे हैं कि इस दफा जो है वो बिल्कुल भी एक जो पैगाम है वो नहीं जा रहा, और उसकी वजह से मुश्किलात जरूर पैदा हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, और ये क्या जो साल 2021 है इसमें हम कोई ये तवक्को करें कि ये हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई की वजह से जो इस तरह के नुकसानात हैं ये बढ़ते रहेंगे या कोई कम भी हो सकते हैं, या 2021 में हम ये तवक्को करेंगे ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी? नहीं, देखिए, एक तो बेहतरी की जहां तक ताल्लुक है, जैसे आज मैंने ट्वीट पे भी बताया था कि देखिए हमने नवंबर का वस्त में एकदम से नंबर बहुत बढ़ने शुरू हुए, हालांकि हम तो अक्टूबर के शुरू से बॉर्न कर रहे थे कि जी हम उस तरफ जा रहे हैं, खतरा है, लेकिन जब वो नंबर बढ़े तो हमने बैठ के जब अपना एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद फील्ड से डेटा मंगवाया तो पता चला जो 3 जो सबसे बड़े जिन सेक्टर्स से हमें खतरा पैदा हो रहा था वो बंद अंदर जो शादियां थी, इंडोर रेस्टोरेंट थे, और जो तालीम का निज़ाम था, क्योंकि उसमें 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। उनके ऊपर जब हमारी बंदिशें लगी उसके बाद हमें फौरी तौर पर दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर पीक की अस्पताल में जो लोग आते हैं, क्योंकि जाहिर है पहले लोगों को वबा लगती है, उसमें से कुछ लोग जो उनकी सेहत खराब होती है वो अस्पताल जाते हैं, उसमें से कुछ लोग जो है उनकी मजीद सेहत खराब होती है तो वो ऑक्सीजन के उस पर जाते हैं, और खुदा न खास्ता आखिर में चंद लोग जो है उनका इंतकाल भी जाता है। और हमने ये पूरा देखा, ये पूरी जो चेन है उसके अंदर पहले फर्स्ट वीक, पहला हफ्ता जो दिसंबर का था उसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन के एडमिशन जो है वो पीक की और फिर कमी आनी शुरू हो गई। दूसरे हफ्ते के अंदर ऑक्सीजन पे जो लोग थे वो पीक की और कमी आनी शुरू हो गई, और उसके बाद जो है अमवात जो हो रही थी वो तीसरे हफ्ते के अंदर वो पीक की और उसके बाद कमी आनी शुरू हो गई। तो उससे निस्बतन हालात तो बेहतर हुए हैं, लेकिन इससे क्या पता चलता है कि जो आप फैसले करते हैं और जो रद्द-ए-अमल होता है उससे जमीन के ऊपर आपको नताइज भी नजर आते हैं।
तो जितनी मजबूत हो सकेगी, जितनी सियासी जो लीडरशिप है, कौमी लीडरशिप, वो एक पैगाम देकर एक ही तरीके से अमल करेगी ग्राउंड के ऊपर, उतनी बेहतरी की गुंजाइश है। और उम्मीद ये होगी, जैसे आमिर मीर साहब करते हैं, पहले दिन से कर रहे हैं, कि कोरोना का जब मामला आता है तो वो कोरोना का जो सही पैगाम है, जो मुल्क की बेहतरी के, चाहे वो असद उमर का पैगाम हो या मुराद अली शाह का पैगाम हो, वो आवाम तक पहुंचाते हैं और खुद भी वही बात करते हैं, अपने दिल से भी वही बात करते हैं। बाकी जितनी मर्जी तनकीद करनी है हुकूमतों की, सियासी पार्टी की, करते रहे। मेरी मीडिया से भी ये अपील होगी कि इस इशू के ऊपर जो है वो कम से कम अपना पैगाम जरूर पहुंचाते रहे। असर होता है आपकी बात का, लोग सुनते हैं। अच्छा असद उमर साहब, आपका जो जाती एक्सपीरियंस रहा इसमें, वो कैसा रहा है? क्योंकि बहुत से जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, लीडर हैं, उनसे बात होती है और मैं उनसे पूछता हूं कि आप खुद इसका शिकार हुए हैं, आपने इसका सामना किया है, तो उसके बाद आप कितनी एहतियात करते हैं? तो आप अपना एक्सपीरियंस क्या बताएंगे? क्योंकि आप भी काफ़ी एहतियात करते थे, लेकिन इसके बावजूद आप इन्फेक्ट हो गए, अब आप रिकवर कर गए अल्लाह के फजल से, माशाल्लाह। आपका एक्सपीरियंस क्या, अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में क्या पैगाम देंगे लोगों को? अच्छा, मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं, बड़ी एक जफर मिर्जा साहब जो उस वक्त SAPM हेल्थ होते थे, तो वो उनको भी कोरोना हुआ था, शायद मई के महीने में या जून में उनको कोरोना हुआ था। तो जब वो सेहतयाब हुए तो मैंने उनसे पूछा कि क्या एक्सपीरियंस कैसा था, तो उन्होंने कहा मुझे ये पता चला है माइल्ड इज नॉट दैट माइल्ड, यानी जो कम बीमारी है कोरोना से जो लग सकती है वो इतनी एडी भी कम नहीं। तो वो जब मैं जिस एक्सपीरियंस से गुजरा तो वो बात मुझे उनकी अब समझ में आई, क्योंकि जो मेरे जो सिम्टम्स थे वो वैसे नहीं थे, कोई बहुत शिद्दत में नहीं थी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे अस्पताल नहीं जाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत मुश्किल टाइम से गुजरा। और अभी भी मैं कहूँगा मैं 90% जो है वो 90 से 95% शायद ठीक हो चुका हूँ, लेकिन अभी भी ऐसा पीरियड आता है एकदम से बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है। तो ये लोग जो भी हैं, जो बात सुन रहे हैं, वो यकीन रखें कि आप उस तजुर्बे से गुजरना नहीं चाहते हैं, तो जितनी एहतियात हो सकती है, दायरे 100% आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितनी एहतियात हो सकती है वो जरूर करें। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको ये पता चल गया था कि ये इन्फेक्शन कहाँ से आपको लगा और कहाँ बेहतियाती हुई थी? नहीं, मैं 100% तो नहीं कर सकता। दो जो चीजें मुझे लगता है कि शायद जहां से हुआ हो, एक तो मैं जहाज में मुझे ट्रैवल करना पड़ता है वीकेंड के ऊपर, तो हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वहां, हो सकता है कि उससे हुआ हो। और दूसरा, हल्के के अंदर मेरे एक फौतगी हुई थी, तो मैं लोगों के पास गया था, तो उधर कमरे में बहुत ज्यादा लोग एक वक्त मौजूद थे और उनमें से कई ऐसे भी थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। वो एक दूसरी चीज जहन में आती है, लेकिन मैं आपको ये यकीनी नहीं बता सकता कि कहाँ पे लगा था। मुझे तो किसी ने ये भी कहा कि यार हमारा तो यकीन ही उड़ गया, आप तो हमेशा मास्क पहनते थे, इतनी एहतियात करते थे, फिर भी आपको लग गया। लेकिन मेरी ऐसी जिंदगी है कि मुझे बहुत ज्यादा लोगों से मिलना पड़ता है, मैं काम मेरा भी नहीं रुक सकता था। कोरोना में मैंने तो ज्यादा काम किया, हफ्ते में 7 दिन करता था, उसके बावजूद 8 महीने जो है वो अल्लाह ताला ने हिफाजत की। तो इसका मतलब एहतियात करने से फायदा जरूर होता है। क्या ये दुरुस्त है कि ये जो वायरस है ये आंख और कान के जरिए भी इन्फेक्ट कर सकता है? जी, ये आपके मुंह से, कान से, आंख से, ये जितने भी हमारे ऑरिफिसेस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उनके साथ हो सकता है। तो अगर आपने किसी से हाथ मिलाया है जिसको कोरोना है और आपने उसके बाद वो आंखों पर मल लिया या कान में लगाया या मुंह के अंदर, तो उनसे भी आपको लग सकता है। और उसके अलावा जो दूसरी चीज जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा फैला है, जिसको ड्रॉपलेट्स कहते हैं, यानी कतरात जो हैं उसके, वो हवा में भी रह सकते हैं कुछ अरसे के लिए, फिर वो नीचे सेटल कर जाते हैं। लेकिन तो अगर एक कमरे में है तो वो फैलते हैं कतरात, इसीलिए कहते हैं मास्क पहने, क्योंकि अगर आपको खुदा ना खास्ता है और आपको नहीं पता, अगर आपने मास्क पहना हुआ है तो आपके वो कतरात फिर दूसरों तक नहीं असर करेंगे, और अगर दूसरा कोई है तो आपकी उससे हिफाजत रहेगी। जी असद उमर साहब, मैंने एक छोटा सा वक्फा लेना है, सिर्फ 2 सवाल बाकी हैं, वक्फे के बाद वो 2 सवाल भी कर लेता हूं आपसे। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। हम वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब से बात करें। अच्छा सर, आप ये बताइए कि ये जो आप मनसूबाबंदी के वज़ीर हैं, प्लानिंग के मिनिस्टर हैं, दुनिया भर में इस कोरोना वायरस की वजह से जो इकोनॉमीज़ हैं उन पे काफ़ी असर पड़ा है, तो कुछ आपने अंदाज़ा लगाया कि 2020 में हमारी इकोनॉमी पे इस वायरस की वजह से क्या असर पड़ा है और 2021 में हम इस असर से, इस नुकसान से निकल पाएंगे या नहीं? जी, हमें देख तो जिस वक्त शुरू में जिस वक्त ये हुआ था मसला,
तो हम जिसको हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर कहते हैं, यानी वो आदाद शुमार मईशत के जो फौरी तौर पर अवेलेबल हो जाते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर अगर याद हो तो मैंने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला करके कहा था, एफबीआर के रेवेन्यूज को हम देख रहे थे, हम एक्सपोर्ट्स को देख रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि तकरीबन 30 से 35% जो है वो मईशत के अंदर कमी आई थी उस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब हमने खोला था। अब एक पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक ने बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट बनाई है और वो इंटरव्यू बेस्ड है। उस पर उन्होंने सारे पाकिस्तान में लोगों से पूछा कि आपकी जो आमदनी है उस पर असर हुआ था या नहीं हुआ था, बाकी उसके ऊपर क्या असरात हुए थे। तो उससे भी वही तकरीबन 35% पाकिस्तान में जो लोग काम करते हैं, तकरीबन 5.5 करोड़ लोग पाकिस्तान में है जो रोजाना बाहर जाके मुआवजे की बुनियाद के ऊपर जो है वो काम करते हैं। वैसे तो पाकिस्तान की तमाम ख्वातीनी घर के अंदर मर्दों से ज्यादा काम करती हैं, लेकिन मुआवजा उसका नहीं मिलता। ये मुआवजे के एवज काम करने वाले जो मार्केट में लोग हैं वो 5.5 करोड़ के करीब है। उसमें से तकरीबन 2 करोड़ लोग जो है वो उनकी आमदनी जो है वो या खत्म हो गई थी या वो कम हो गई थी, 2 करोड़ से ज्यादा। और लेकिन अच्छी बात यह है कि वही लोगों ने फिर ये भी बताया कि 2-3 माह के बाद जैसे वो मईशत खुली है दोबारा, तो वो फिर उनको वापस तकरीबन तमाम लोगों को 95% को दोबारा रोजगार मिल भी गया था। तो ये जिसको इकोनॉमिक की इस्तेलाह में कहते हैं वी शेप्ड रिकवरी, के ऐसे नीचे आई, अनएम्प्लॉयमेंट हुई और फिर तेजी से वापस गई। पिछले 2-3 माह में जो है हमने जो देखा है, इस वक्त सारे हमें असर जो नजर आ रहे हैं, आशारिया हमारे सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि मईशत के अंदर तेजी बढ़नी शुरू हुई है। जो बड़ी सनतें हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, वो पिछले 2-3 माह के साथ बड़ा मजबूत उसके अंदर इजाफा नजर आ रहा है। एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा जो है उसमें पहले शुरू हो गया था, अब उसमें तेजी आनी शुरू हो गई। 18% इजाफा हुआ है पिछले महीने के अंदर। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन जो है उसके अंदर बड़ी तेजी आनी शुरू हुई है। तो 2021 का जो साल गुजरेगा इंशाल्लाह ताला मईशत के अंदर वो के लिहाज से वो उससे बहुत बेहतर होगा तो जो 2020 था। और ये दुनिया के अंदर यही देखा जाएगा कि 2020 में जो कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से तबाही आई थी, उससे निस्बतन बहुत बेहतर होगी। लेकिन इसमें फिर वही सवाल होगा कि अगर हम एहतियात करेंगे, अगर कोरोना काबू में रहेगा तो मईशत इंशाल्लाह ताला अच्छी होती चली जाएगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता बदएहतियाती हुई और कोरोना दोबारा फैला और फिर चीजें बंद करनी पड़ी तो फिर मईशत पे मनफी असर आ सकता है। ये जो आपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बताए हैं ये और लोग भी बताते हैं, और यकीनन मैं इसको चैलेंज तो नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त वो ये जानना चाहेंगे कि 2021 में महंगाई कम होगी या नहीं। अच्छा, सबसे बड़ा तो 2020 का जो मसला था जी, बाकी जो लोगों की रोजगार में मसला है एक्सेट्रा, वो तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं था, वो सारी दुनिया के अंदर हुआ और पाकिस्तान के अंदर वो बहुत कम हुआ। आपने देखा होगा पाकिस्तान में तकरीबन मुख्तलिफ आशारिये जो हैं, कोई किसी का एस्टिमेट ये है कि शायद 1% कम हुई मईशत, कोई कहता है 1% ज्यादा हुई, तकरीबन बराबरी की। भारत में जब से भारत बना है उस वक्त से सबसे ज्यादा कमी मईशत के अंदर देखने के लिए आई, वो तकरीबन 7.5% मईशत जो है सुकड़ गई। इसी तरह से बरतानिया में 100 साल के अंदर सबसे ज्यादा सुकड़ी, अमेरिका में 100 साल से ज्यादा, सारी दुनिया में था। लेकिन हमारा जो खास जिसको जो चैलेंज था वो महंगाई था, और महंगाई भी जो अशाए खुर्दनोश थी वो सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज था। उसके लिए हमें जो सबसे बड़ा आचार्य होता है वो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहते हैं, वो हर हफ्ते आता है। उसमें ज्यादातर चीजें वो होती हैं जो खाने पीने की अशिया हैं। वो जब महंगाई सबसे ज्यादा पहुंची हुई थी तो वो 20% से भी ज्यादा ऊपर चला गया था। पिछले हफ्ते में वो 5.7% पता वो नीचे आया। और अभी जितने भी इकदाम किए गए हैं उन इकदामात की बुनियाद पर ये एतमाद भी है और ज़ाहिर हुकूमत की इस वक्त बहुत ज़्यादा कोशिश भी है कि ये जो महंगाई की सतह जो है नीचे लाई गई है, ये जो अफरात ज़र नीचे आया है इसको नीचे ही रखना है, अगर कोशिश करके और भी नीचे जाना है, लेकिन इसको बढ़ने तो किसी सूरत में भी नहीं देना। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, हमारे से बाद में उनकी बात सुनी। वो कह रहे हैं 2021 में जो महंगाई है इस पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। अल्लाह करे वो जो कह रहे हैं उनका दावा सच साबित हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।